हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्रैक यूपीएससी जीएस सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यदि आप मुझसे जुड़ते हैं या सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज तथा अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी, जो आपके लिए आपकी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करेंगे। ये जो लर्निंग ऐप अनअकैडमी का ये डाउनलोड करना होगा। मैं अपनी बात करूं, मैं पिछले 20 वर्षों से निश्चय आईएएस अकेडमी में पढ़ा रहा हूं। यूपीएससी के लिए पिछले 20 वर्षों से मैं क्लास ले रहा हूं और मैं प्रेजेंट टाइम में निश्चय आईएएस अकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं आपको गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सोशल जस्टिस की क्लास लूंगा। हमेशा यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर मृणाल पटेल रोमन सैनी से पढ़ने का मौका मिलेगा। इस पर अनेक कोर्स हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध होंगे। इसमें दो तरह का कोर्स है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस हो, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस पर आइकॉनिक कोर्स भी है, पर आइकॉनिक की जो फीस प्लस से ज्यादा है। कारण ये है, आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है। आइकॉनिक में जो प्लस में नहीं है। पर यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। पर यदि आप यहां भी आप यूज करते हैं निश्चय के रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% यहां भी क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। निश्चय रेफरल कोड का यूज करने पर आपको 10% यहां भी क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है निश्चय का रेफरल कोड। अब हम बात करते हैं, हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे इन्फ्लेशन। हम लोग ये बात कर चुके थे कि इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, प्रीलिम्स में किस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे और मेंस में किस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। सर इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि मुद्रास्फीति की हम माप की बात करें। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए इन्फ्लेशन में धीरे धीरे वृद्धि होती है तो निवेश अधिक होगा। पिछली क्लास को आप जोड़ लो। आप मैंने क्या कहा, मुद्रास्फीति में धीरे धीरे वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मुद्रास्फीति स्फीति में वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था को लाभ। आखिर कैसे? मान लिया जाए, इस ग्राफ को देखो आप। एक मैं डायग्राम बना रहा हूं। कीमतों में यदि धीरे धीरे वृद्धि हो कीमतों में
धीरे धीरे वृद्धि हो तो स्वाभाविक है लाभ की संभावना ज्यादा। अब सोचो, लाभ की संभावना ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है निवेश ज्यादा। ये निवेश होगा, निवेश होगा तो औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा तो हमेशा ध्यान दो, यदि कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि हो तो लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। लाभ की संभावना बढ़ेगी तो निवेश बढ़ जाएगा। निवेश होगा तो औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा तो पूंजी का निर्माण होगा। इतनी बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे कि कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि इकोनॉमी के लिए किस तरह लाभदायक है। अब हम बात करेंगे कि मुद्रास्फीति की माप की बात करेंगे। मुद्रास्फीति की माप कैसे होती है? देखो आप, मुद्रास्फीति की माप, मुद्रा कि हम माप की बात करें, हमेशा ध्यान दो मुद्रास्फीति की माप होती कैसे है। तो दो तरीका है। कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन, हमेशा ध्यान दो इस बात को। और दूसरी चीज जीडीपी या जीएनपी, हम डिफ्लेटर की बात करें। जब हम इन्फ्लेशन की माप करते हैं तो फिर इन्फ्लेशन की माप करने के दो आधार होते हैं। पहली चीज कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन, और दूसरी बात जीडीपी या जीएनपी, हम डिफ्लेटर की बात करेंगे। यह बात हमेशा ध्यान दो, कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन और दूसरा जीडीपी या जीएनपी, हम डिफ्लेटर की बात करें। हम जब इसकी बात करते हैं तो दो चीज होती है, एक डब्ल्यूपीआई, दूसरा होता है हम सीपीआई की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक होता है डब्ल्यूपीआई, इसे कहते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसे। हम इसे कहते हैं होल सेल प्राइस हम इंडेक्स कहते हैं। मतलब एक चीज सोचो जरा, यह कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, पूर्ण कीमत सूचकांक की बात करें, थोक मूल्य प्राइस इंडेक्स कीमत सूचकांक की हम बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, इसे कहते हैं डब्ल्यूपीआई। और जो दूसरा आधार है हम इसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और दूसरी बात है थोक बिक्री, थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं इसे। जब सीपीआई की बात करती हैं तो सीपीआई के दो आधार होते हैं, तीन आधार। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर
एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर और सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। ये जब हम सीपीआई की बात करते हैं, हमेशा ध्यान दो, मुद्रास्फीति की माप की बात करें हम जब माप की बात करते हैं तो कीमत सूचकांक में हम प्रतिशत परिवर्तन की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं हम लोग जीडीपी या जीएनपी, हम डिफ्लेटर की बात करते हैं। जब कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन की बात करेंगे, पहली बात हम डब्ल्यूपीआई की बात करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे। इसमें चार चीजें, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, हमेशा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, ग्रामीण देखो श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और सीपीआई फॉर यूएनएमई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, हम ये सारी चीजें कहते हैं। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, ये कीमत सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन, जीडीपी या जीएनपी, हम डिफ्लेटर की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स या हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है, हम थोक मूल्य सूचकांक कहते किसे हैं। देखो आप, हम बात करें डब्ल्यूपीआई, इसका पूरा नाम है होलसेल प्राइस, हम इंडेक्स की बात करते हैं, इसको कहते हैं हम थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं इसे। यह बात हमेशा ध्यान दो, होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं। जब भी इन्फ्लेशन को मापते हैं तो एक बेस ईयर होता है। जैसे मान लिया जाए होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, इसका जो आधार वर्ष है एक बेस ईयर होता है। जो आधार वर्ष है 2011 2012, ये डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है। इसका मतलब ये है हम इसी के आधार पर हम इन्फ्लेशन की माप करते हैं। नंबर 2, 697 मद शामिल है। आइटम मदे शामिल है। हमेशा ध्यान, 697 आइटम मदे शामिल है। इतनी सारी चीजें, इसका संकलन कौन करता है? उद्योग मंत्रालय के आर्थिक कार्यालय द्वारा। जो संकलन है वो कौन करता है? उद्योग मंत्रालय के आर्थिक कार्यालय द्वारा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह संकलन करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर है 2011-12।
इसमें 697 मदें शामिल है। इसका संकलन कौन करता है? उद्योग मंत्रालय के आर्थिक कार्यालय द्वारा होता है। इसकी गणना की जब बात करेंगे, गणना काउंटिंग कैसे होती है, एक बात हमेशा ध्यान दो, सामान्य वस्तु की गणना मासिक आधार पे, मंथली बेस पे, और संवेदनशील वस्तु और ईंधन की गणना साप्ताहिक आधार पे। सामान्य वस्तु की गणना मासिक आधार पर और वस्तु एवं ईंधन की जो गणना है, हमेशा ध्यान दो, जब थोक मूल्य सूचकांक की बात करेंगे, देखो इसका बेस ईयर क्या है, 697 आइटम शामिल है इसमें। इसका जो संकलन है उद्योग मंत्रालय के आर्थिक कार्यालय द्वारा होता है। इसकी जो गणना है, समान वस्तु की गणना मंथली बेस तथा संवेदनशील वस्तु एवं ईंधन की गणना साप्ताहिक बेस होती है। ये जो आरबीआई है, हम आरबीआई की बात करें, आरबीआई डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना करती है। हमेशा ध्यान दो, डब्ल्यूपीआई के आधार पर ही आरबीआई की गणना करती है। यह बात हमेशा ध्यान दो। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है, इसमें मैंने 4 बातें की, गणना कब होगी, और एक डब्ल्यूपीआई के आधार पर आरबीआई, सिंपल क्वेश्चन, आरबीआई की हम बात करें, आरबीआई मुद्रास्फीति की गणना करती है किसके आधार पर? डब्ल्यूपीआई के आधार पर। तब से सिंपल प्रश्न ये पूछा जाएगा, सिंपल प्रश्न जो क्वेश्चन बनेगा आपसे, ये डब्ल्यूपीआई की बात करेंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को। आपसे एक क्वेश्चन क्या बनेगा, एक सिंपल क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कि सत्य है, देखो आप, डब्ल्यूपीआई के संबंध में सत्य है। फर्स्ट, डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष जो आधार वर्ष है 2004 2005 है। हम सेकंड की बात करें, डब्ल्यूपीआई में शामिल सभी मदों की गणना हमेशा ध्यान दो, डब्ल्यूपीआई में शामिल
सभी जो मदों की गणना है साप्ताहिक आधार पर होती है। हम तीसरी चीज बात करें, WPI के आधार पर RBI द्वारा मुद्रा स्फीति की गणना की जाती है। हमेशा ध्यान दो, WPI के संबंध में सत्य है। पहली चीज, WPI का जो बेस ईयर है 2004-2005 है। नंबर 2, WPI में शामिल सभी मदों की गणना साप्ताहिक आधार पर होती है। नंबर 3, WPI के आधार पर RBI द्वारा मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। ये देखो आप, ये 3 विकल्प है, क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल ये विकल्प तो गलत हमारा, क्योंकि WPI का जो आधार वर्ष है 2011-2012 है। अब 2011-2012 इसका बेस ईयर है। नंबर 2, WPI में शामिल सभी मदों की गणना साप्ताहिक आधार पर होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी मदों की गणना साप्ताहिक आधार पर नहीं होती है। कुछ मदों की गणना साप्ताहिक आधार पर और कुछ मदों की गणना मासिक आधार पर होती है। जितनी भी संवेदनशील वस्तुएं हैं और ईंधन है, इनकी गणना साप्ताहिक आधार पर, और अन्य जितने मद हैं, आइटम हैं, उनकी जो गणना है मंथली बेस होती है। तो ये भी विकल्प क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि सभी मद सब लिखा हुआ है, सभी मदों की गणना साप्ताहिक आधार पर नहीं होती। ये विकल्प आपका सही है। अब देखो, फर्स्ट और सेकेंड, इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछेगा, देखो आप, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता आपसे यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, मुद्रास्फीति की गणना मुद्रास्फीति की गणना आरबीआई द्वारा की जाती है। फर्स्ट, WPI के आधार पर। सेकेंड, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पे। हम थर्ड की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर के आधार पे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये इनमें से कोई नहीं। अब देखो, यही प्रश्न है, ये स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछा जा सकता है। सही क्या है, बिल्कुल ये हमारा सही है कि आरबीआई जब मुद्रास्फीति की गणना करती है तो WPI के आधार पर करती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर करती है। अब एक चीज सोचो, माना जाता है कि WPI के आधार पर मुद्रास्फीति की सही गणना नहीं हो पाती,
यह कहा जाता है कि WPI के आधार पर मुद्रा की सही गणना आखिर रीजन क्या है? आखिर WPI के आधार पर हमेशा ध्यान दो, इसका कारण क्या है? हम जो कारण की बात करेंगे, रीजन, पहला तो रीजन ये है हमेशा WPI में थोक मूल्य देखा जाता है, जो कि आम जनता का सामना फुटकर मूल्य से होता है। WPI में जबकि आम जनता का सामना हमेशा ध्यान दो, WPI में थोक मूल्य देखा जाता है, जबकि आम जनता का सामना किससे होता है? हमेशा ध्यान दो, ये जो WPI है इसमें थोक मूल्य देखा जाता है। आम जब फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दो, सब्जी थोक मूल्य में 10 रुपये पर केजी मिल रही है, पर फुटकर में हो सकता है वही सब्जी 15 रुपये पर केजी मिले। जो रिटेल प्राइस है वो ज़्यादा होता है, जो थोक प्राइस है वो कम होता है। अब सोचो, मैंने क्या कहा आपसे, आपने अक्सर देखा होगा कि अखबारों में न्यूज कि इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, मुद्रास्फीति में कमी आ रही है, लेकिन आम जनता को कहीं नहीं दिखता कि मुद्रास्फीति में कमी आ रही है। कारण क्या है? कि जो आम जनता है उसका सामना जो होता है फुटकर मूल्य से होता है। हमेशा ध्यान दो, मतलब थोक में यदि आलू मिल रहा है 10 रुपये पर केजी और फुटकर में मिल रहा है 15 रुपये पर केजी, तो आम जनता तो 15 रुपये पर केजी आलू खरीदती है। ये फुटकर मूल्य है। अब देखो, WPI की कमी यह है कि WPI में थोक मूल्य देखा जाता है, जबकि आम जनता का जो सामना है वो फुटकर मूल्य से होता है। हमेशा नंबर 2 की बात करें, WPI में सेवाएं शामिल नहीं है। WPI में सेवाएं शामिल नहीं है, जबकि आम जनता अपनी आय का बड़ा हिस्सा ये बात हमेशा ध्यान दो। देखो, आप, मैंने ये कहा कि WPI में सेवाएं शामिल नहीं है, सर्विसेज शामिल नहीं है, जबकि आम जनता अपनी आय का बड़ा हिस्सा
सेवाओं पर खर्च करती है। फॉर एग्जाम्पल, आम जनता डॉक्टर को फीस देती है, आम जनता रूम रेंट देती है। डॉक्टर की फीस और रूम रेंट WPI में शामिल नहीं है। अक्सर देखा होगा, एक व्यक्ति कमाता है 50,000 रुपये महीना, तो 10,000 रुपये वो रूम रेंट देता है। उसके 2 बच्चे तो मिनिमम 10,000 रुपये वो स्कूल की फीस देता है। और जिस तरह का पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, देखा जाता है कि 50,000 में से कम 5,000 रुपये वो दवा डॉक्टर पर खर्च करता है। आप सोचो, हम जो डॉक्टर को फीस देते हैं, वकील को जो फीस देते हैं, स्कूल की जो फीस देते हैं, या रूम का जो किराया देते हैं, ये सब के सब सर्विस में शामिल है, सेवाओं में शामिल है। और WPI में सेवाएं इन्वॉल्व है ही नहीं। एक बड़ी कमी तो ये है, इसे ये कहा जाता है कि WPI सही तरीके से इसको शामिल नहीं करता, इन्फ्लेशन की सही गणना नहीं कर पाता। अगली चीज ये देखा जाता है WPI में विनिर्माण को वेटेज ज्यादा दिया गया है। जबकि हमेशा ध्यान दो, खाद्यान्न को ये बात ध्यान दो, रीजन क्या है? देखो आप, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें विनिर्माण को वेटेज ज्यादा दिया गया है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, हमेशा ध्यान दो, जबकि खाद्यान्न को वेटेज कम दिया गया है। एक कमी यह है कि WPI में विनिर्माण को वेटेज ज्यादा दिया गया है और खाद्यान्न को वेटेज कम दिया गया है। जबकि आम जनता अपनी आय का एक हिस्सा फूड पर भी खर्च करती है। तो 3 रीजन है कि WPI में के आधार पर मुद्रास्फीति सही गणना नहीं हो पाती। कारण क्या है? WPI में थोक मूल्य देखा जाता है, जबकि आम जनता का सामना फुटकर मूल्य से होता है। नंबर 2, WPI में सेवाएं शामिल नहीं है, जबकि आम जनता अपनी आय का बड़ा सा हिस्सा सेवाओं पर खर्च करती है। मैंने कहा कि एक व्यक्ति 50,000 रुपये महीने कमाता है, तो कुछ भाग रूम रेंट में देता है, कुछ डॉक्टर को चुकाता है और कुछ स्कूल की फीस देता है। सोचो जरा, अपनी आय का बड़ा सा भाग एक व्यक्ति इन सब पर खर्च करता है। जब आय का बड़ा सा भाग इन सब पर खर्च करता तो स्वाभाविक है, यदि आप सर्विसेज को शामिल नहीं करोगे तो वह सही तरीके से इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अब हमेशा ध्यान इस बात को, हमेशा जैसे मैंने ये कहा, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, हम गलतियां क्या करते हैं। हमेशा ध्यान दो, प्रश्न ये पूछेगा कि WPI के आधार पर मुद्रास्फीति की सही गणना हम ये बात करें, नहीं हो पाती है।
आप सोचो कारण क्या है? फर्क WPI के आधार वर्ष स्थिर है। पहला पॉइंट। हम दूसरा पॉइंट की बात करें, शामिल नहीं है। हमेशा ध्यान दो, WPI का जो बेस ईयर वो स्थिर है। नंबर 2, WPI में सेवाएं शामिल नहीं है। हम नंबर 3 की बात करें, WPI में विनिर्माण को भारांश वेटेज ज्यादा दिया गया है। और नंबर 4 की बात करें, इनमें से कोई नहीं। मैं लगातार प्रश्न उठा रहा हूं, उन प्रश्नों को देखो आप। WPI के आधार पर मुद्रास्फीति की सही गणना नहीं हो पाती। आखिर मुद्रास्फीति की सही गणना क्यों नहीं हो पा रही है? रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि WPI का जो आधार वर्ष है वो स्थिर है। ये विकल्प गलत है। आधार वर्ष के स्थिर होने से WPI पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये रीजन तो गलत है। दूसरी चीज, WPI में सेवाएं शामिल नहीं है। तीसरी चीज, WPI में विनिर्माण को ज्यादा वेटेज दिया गया है। यह भी विकल्प मान लिया जाए। इनमें से कोई नहीं। मान लो ये तो है ही नहीं। अब सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूजन पैदा हो गया। यह भी सही है कि विनिर्माण को वेटेज ज्यादा दिया गया है, खाद्यान्न को वेटेज कम दिया गया है, और इसमें सेवाएं शामिल है WPI में। ये दोनों सही लग रहा है, पर दोनों में से एक को चुनना है, तब इसको चुनेंगे। हमेशा हम सेकेंड को चुनेंगे कि WPI में सेवाएं शामिल नहीं है। यह हमारा आंसर चलेगा। अब एक प्रश्न, हम बात करेंगे CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे, एक बात ध्यान दो इस बात को, इसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता हम मूल्य सूचकांक की बात करेंगे। हमेशा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करेंगे। इसकी दो बातें होगी। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कहते हैं, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य हम सूचकांक की बात करें, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कहते हैं। हम दूसरी चीज बात करें, फॉर एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
उपभोक्ता मूल्य हम सूचकांक की बात करें। तीसरी चीज बात करें हम लोग कंज्यूमर फॉर रूरल लेबर, हम इसे कहते हैं ग्रामीण श्रमिकों का का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अंत में बात करेंगे सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ये चार चीज होता है, हमेशा ध्यान दो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नंबर 2 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थर्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, ग्रामीण श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और चौथी बात सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। अब देखो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, लेकिन डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में एक बेसिक डिफरेंट क्या होता है। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि यह सीपीआई है या डब्ल्यूपीआई। अर्थात डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में एक बेसिक डिफरेंट क्या है, क्या होना चाहिए। तो देखो आप, यदि हम बेसिक डिफरेंट की बात करेंगे तो ये कहते हैं हम लोग डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर की बात करें, हम लोग अंतर की बात करेंगे। हमेशा इनमें अंतर क्या है, अंतर जब बात करेंगे, एक तो हमारा डब्ल्यूपीआई और दूसरी आपका सीपीआई। देखो आप, एक बेसिक डिफरेंट की यदि बात करें हम लोग, बेसिक डिफरेंट क्या दोनों में, हम डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, थोक मूल्य के आधार पर गणना होती है हमेशा, और इसमें क्या होता है, फुटकर मूल्य शामिल होता है। थोक गणना होती है। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य के आधार पर, अर्थात इसमें कर और शामिल होता है। हमेशा उपभोक्ता गणना होती है। अर्थात इसमें कर एवं परिवहन शुल्क दोनों शामिल होते हैं, हमेशा ध्यान दो।
हमेशा ध्यान दो, ये जो WPI है इसमें थोक मूल्य शामिल होता है, इसमें कर और परिवहन शुल्क शामिल नहीं होता। इसमें कर एवं परिवहन जो शुल्क है हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये WPI है और CPI है। WPI में क्या होता है, हम थोक मूल्य की बात करें, हमेशा ध्यान दो WPI में कर और परिवहन शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि CPI में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। पहला पॉइंट। हम दूसरी चीज बात करें, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज बात करें, मासिक आधार पर गणना, यहां भी मासिक आधार पर गणना। गणना होती है, किंतु संवेदनशील वस्तु की गणना साप्ताहिक आधार पर होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसमें क्या है, जैसे हम ये कहें, ये देखो आप, एक दोनों में बेसिक डिफरेंस देखो आप, हमेशा ध्यान दो, CPI और WPI में यह अंतर है। WPI में क्या होता है, थोक मूल्य के आधार पर गणना होती है, अर्थात इसमें कर और परिवहन शुल्क शामिल नहीं होता है, जबकि CPI में क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य के आधार पर गणना होती है। नाम ही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उपभोक्ता मूल्य के आधार पर होने का मतलब यह है, इसमें कर और परिवहन शुल्क दोनों शामिल होता है। नंबर 2, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती और इसमें सेवाएं शामिल होती हैं। नंबर 3, मैंने क्या कहा, WPI में सर्विसेज, जो डॉक्टर को फीस देते हैं, हम जो वकील को फीस देते हैं, हम जो स्कूल को की फीस देते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जबकि CPI में क्या होता है, हर तरह की सेवाएं शामिल होती हैं। नंबर 3, मंथली बेस पर गणना होती है। मंथली बेस पर जितने भी संवेदनशील वस्तुएं उनकी गणना वीकली होती है, साप्ताहिक आधार पर। CPI में क्या होता है, CPI में क्या होता है, मंथली आधार पर गणना होती है। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, बड़ी चीज ये है WPI और हम बात करें CPI की बात करें,
हमेशा किसमें सेवाएं शामिल होती हैं और किसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, ये इश्यू था। अब हम बात करें सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें। इसमें कर भी शामिल है, परिवहन शुल्क भी शामिल है और सीपीआई भी शामिल है, मतलब सेवाएं भी शामिल है। एक इसके 4 आधार हैं। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें हम लोग, जैसे मैंने ये कहा सीपीआई, जब हमने सीपीआई की बात की, हाँ एक चीज ध्यान देनी इस बात को, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, मैं थोड़ा सा प्रश्न बताता हूं। प्रश्न कैसे पूछेगा वो यूपीएससी, देखो आप, क्वेश्चन ये पूछेगा निम्न में से सत्य है। सत्य क्या है, हम किसे ट्रूथ कहते हैं, पहला पॉइंट सत्य, कि हमेशा ध्यान दो डब्ल्यूपीआई में, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में परिवहन शुल्क शामिल होता है। पहली चीज, हम नंबर 2 की बात करें, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की गणना सामान्यतः हमेशा ध्यान दो इस बात को, गणना मासिक आधार पर होती है। हम नंबर 3 की बात करें, हमेशा डब्ल्यूपीआई सीपीआई की गणना जो है मंथली बेस होती है। डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा सीपीआई के आधार पर, डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना ज्यादा सटीक होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति गणना ज्यादा सटीक होती है। अगली चीज देखा जाए, डब्ल्यूपीआई में मजदूरी शामिल होती है। जबकि सीपीआई में केवल सेवाएं शामिल होती हैं। अब इन प्रश्नों को देखो आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को, निम्न में से सत्य है
डब्ल्यूपीआई सीपीआई में परिवहन शुल्क शामिल होता है। बेशक पहला जो विकल्प है वह गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो परिवहन शुल्क है यह केवल सीपीआई में शामिल होता है, यह डब्ल्यूपीआई में शामिल नहीं होता। ध्यान देना इस बात को, डब्ल्यूपीआई में परिवहन शुल्क शामिल नहीं होता। ये जो परिवहन शुल्क है ये केवल और केवल सीपीआई में शामिल है। नंबर 2, डब्ल्यूपीआई हम सीपीआई की बात करें कि गणना मासिक आधार पर होती है। बिल्कुल सही है कि डब्ल्यूपीआई में जितने संवेदनशील वस्तुएं हैं उनकी गणना वीकली होती है, समानतः मासिक आधार पर होती है। यह विकल्प सही है। हम तीसरी चीज बात करें, डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति गणना ज्यादा सटीक होती है। यह बात बिल्कुल सही है। सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति गणना ज्यादा उचित होती है क्योंकि सीपीआई में सेवाएं शामिल होती हैं जबकि डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं होती। अब सोचो आप, यह भी बिल्कुल सही है। अब सोचो, डब्ल्यूपीआई में मजदूरी शामिल होती है जबकि सीपीआई में केवल शब्द है, केवल सेवाएं शामिल होती हैं। केवल सेवाएं नहीं है, सेवाएं भी है, परिवहन शुल्क है, टैक्स है और वस्तुएं भी हैं। हमेशा जान दो ये सब कुछ शामिल होता है। इसका मतलब है कि डब्ल्यूपीआई में मजदूरी तो शामिल है ही नहीं और सीपीआई में केवल सेवाएं शामिल नहीं होती, बहुत सारी चीजें है। ये भी विकल्प आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो केवल सेकेंड और थर्ड सही होगा और विकल्प आपके क्या है? गलत है। मान लिया जाए आज प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति गणना सही होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना सही होती है। उचित होती है। अब एक चीज सोचो, ये प्रश्न है, कारण क्या है? फर्स्ट, सीपीआई में कर, सेवाएं एवं परिवहन शुल्क ही शामिल होता है। नंबर 2, सीपीआई को जो हमेशा ध्यान दो, अब तक जितनी बातें पढ़ चुके हो, देखो आप, यदि हम ये कहें सीपीआई में उपभोक्ता मूल्य देखा जाता है, हमेशा। हम नंबर 3 की बात करें, देखो आप, जो सीपीआई है, हम सीपीआई की बात करें में वस्तुएं, सेवाएं, कर एवं परिवहन शुल्क
हमेशा ध्यान दो इस बात को, सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना उचित है। पहली चीज, सीपीआई में कर, सेवाएं एवं परिवहन शुल्क ही शामिल है। देखो ही शब्द है, ही का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब ही पढ़ता हूं, या मैं ये कहा जाए कि मैं अंग्रेजी की किताब ही पढ़ता हूं, इसका मतलब क्या चीज है कि अंग्रेजी की किताब के अलावा अन्य भी नहीं पढ़ता, इसका मतलब यही हुआ। पर यदि मैं ये कहूं मैं अंग्रेजी की किताब भी पढ़ता हूं, तो भी का मतलब होगा अन्य किताबें भी मैं पढ़ता हूं। तो ही शब्द है, तो केवल कर, सेवाएं और परिवहन शुल्क ही शामिल नहीं होता, आइटम भी, वस्तु भी शामिल है। तो ये जो विकल्प है आपका वो गलत हो गया। अब सेकेंड देखो जरा, सीपीआई में उपभोक्ता मूल्य देखा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उपभोक्ता मूल्य देखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरी चीज उचित है, एक विकल्प को चुनना है। या चौथी चीज बात करें, इनमें से कोई नहीं। अब देखो नंबर सी है, बिल्कुल सेकेंड भी सही है, पर इनमें से किसी एक को चुनना है, तब ये चुनेंगे वस्तुएं, सेवाएं, कर और परिवहन शुल्क शामिल होता है, ये हमारा विकल्प सही है। आखिर सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति गणना इतनी सटीक क्यों होती है? कारण ये है, जो हमारा सीपीआई है उसमें हमारा जो परिवहन शुल्क भी शामिल है। एक चीज सोचो जरा आप, प्रश्न ये, अब एक प्रश्न, हम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल हम वर्कर की बात करेंगे। हमारा हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब बात करेंगे सीपीआई, फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मैंने क्या कहा था, औद्योगिक श्रमिकों का मूल्य हम सूचकांक की बात करें, देखो आप सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें, मैंने क्या कहा, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें। यदि इसकी बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो, इसका आधार वर्ष क्या है, 2011। जो आधार वर्ष है ये है 2011। मदें कितने शामिल हैं, दो सौ साठ इसमें मदें शामिल हैं। और इसके आधार पर क्या होता है, सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण। कि एक बात ध्यान देना इस बात को,
पहली चीज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्री वर्कर की बात करें, इसे औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम पहली चीज बात करें, इसमें आधार वर्ष 2011 शामिल है। इसका जो बेस ईयर है वो 2011 है। इसमें जो मध्य शामिल है वो 260 है। और सबसे इसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का क्या होता है, निर्धारण होता है। ये देखो आप, इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल हम वर्कर की बात करें। दूसरी चीज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर हम लेबर की बात करें, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पहली चीज शामिल है। हम दूसरी चीज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर हम लेबर की बात करें, मतलब कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें हम लोग। ये बात हमेशा ध्यान दो। यदि हम इसके बेस ईयर की बात करें, आधार वर्ष 86-87 है। जो वर्ष है 1986-87, इसमें कितने मदे शामिल हैं? मदे 260। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह श्रमिकी कृषि श्रमिकों को लक्षित करता है। को लक्षित करता है। एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर की बात करें। पहले चीज देखो आप, आपसे कभी कभी ये स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका बेस ईयर क्या है और कितनी मदे शामिल है। ये ज्यादातर जो क्वेश्चन स्टेट पीसेस में पूछे जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न कभी नहीं पूछेगा वो। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली बात करें, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, ग्रामीण श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हम ये कहें फॉर रूरल लेबर, मतलब ग्रामीण श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, हमेशा इसका जो बेस ईयर है वो 86-87 है। हमेशा ध्यान दो, और मदे शामिल है 260। नाइनटीन 86-87 जो मदे शामिल है 200, हम 60 की बात करें। एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये स्टेट पीसेस में पूछा जाएगा कि इसका बेस ईयर क्या है और कितनी मदे शामिल है। स्टेट पीसीएस में, आईएएस में कभी भी इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेगा हमेशा। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और होलसेल
प्राइस इंडेक्स की बात करें, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, ये ध्यान देना इस बात को, क्या बेसिक डिफरेंट है और होना क्या चाहिए, ये है बेसिक डिफरेंट। शेष बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। निश्चय का रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको 10% क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।